स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसा डिसीजन लिया गया है जिसको लेकर काफी लोग शॉक में हैं। जो बैंक्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज नहीं चाहते कि आरबीआई के द्वारा ये डिसीजन लिया जाए। देखिए डिसीजन क्या है, आरबीआई ने ये कहा है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा विलफुल डिफॉल्ट होता क्या है, कौन करता है ये। जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको मौका दे दिया है कि वो बैंक के साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो खबर, बैंक यूनियंस अपोज RBI's decision to allow compromise settlement for willful defaulters। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। भारत में 2022 तक कितने willful defaulters हैं, संख्या कितनी है, कितने रुपए के willful default किए गए हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कल से ही हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों, चाहे वो प्योर इंग्लिश हो, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, इसको लॉन्च किया गया है। आपके पास मौका है इसको ज्वाइन करने का। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा, सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, टेस्ट दिया जाता है, सब कुछ, मतलब प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको करने को मिलेगी, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि विलफुल डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने कई बार इकोनॉमिक्स के वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको बोला है कि देखिए बिजनेस जो होता है ना वो काफी अनसर्टेन होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोग बिजनेस जो है वो चलाने के लिए लोन लेते हैं बैंकों से। अब मान लीजिए किसी ने 1 करोड़ रुपए लोन लिया कोई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, लेकिन उसकी फैक्ट्री नहीं चल पाई, उसका लॉस हो गया, तो जाहिर सी बात है वो कई बार बैंक को अपना पेमेंट नहीं कर पाता, लोन नहीं कर पाता। तो ठीक है, उसमें समझ में आता है, उसमें केस चलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग कॉम्प्रोमाइज होते हैं। लेकिन कई बार यह होता है, जैसे कि नीरव मोदी का केस हो गया, जैसे विजय माल्या का केस हो गया, वहां पर क्या होता है कि कई लोग लोन तो ले लेते हैं बैंक से, और जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया था वो पर्पस में वो पैसा नहीं डालकर उसको डाइवर्ट कर देते हैं, गलत चीजों में खर्च कर देते हैं, और उनके पास क्षमता होती है रिपेमेंट करने की, उसके बावजूद भी वो बैंक को रिपेमेंट नहीं करते। तो इन सभी लोगों को बेसिकली विलफुल डिफॉल्टर कहा जाता है। और जो लोन अकाउंट होता है ना उसको हम विलफुल डिफॉल्ट कहते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब कि विलफुल डिफॉल्ट अलग चीज होता है, और कई बार जब लोग बिजनेस करते करते उनका लॉस हो जाता है, जब वो डिफॉल्ट करते हैं तो वो एक अलग होता है। उन दोनों में हमें डिफरेंस समझना चाहिए, ठीक है। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि अगर कोई डिफॉल्ट कर गया, मान लो कोई बिजनेस में पैसा लिया, उसका बिजनेस नहीं चल पाया, तो उसमें रिस्क होता है, कई बार चीजें हो जाती हैं, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर के केस में छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि आरबीआई ने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मूव चला है और यह कहा है कि देश में जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जिनका लोन अकाउंट था, जिन्होंने पैसा उधार लिया था बैंकों से और उन्होंने पेमेंट नहीं किया, विलफुल डिफॉल्टर, ध्यान रखिएगा, जिनके पास क्षमता थी और पेमेंट नहीं किया, वो लोग बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं 1 टाइम के लिए। मतलब कि मान लो अगर किसी को 1 करोड़ रुपए लौटाने थे बैंक को, जिसने नहीं लौटाए, तो हो सकता है वो बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दे और बैंक को कहे कि चलो एक काम करो, 40 लाख रुपए रख लो और मेरे ऊपर जो भी केस है सब खत्म कर दो, क्योंकि हमने आपको 40 लाख लौटा दिया। तो बैंक सोचेगा चलो ठीक है, कम से कम 40 लाख तो आ गए। लेकिन क्या आपको लगता है ये सही है? देखो एक तरह से आप देखो तो ये सही नहीं है। मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने 1 करोड़ उधार लिया था और उसने अपनी जमीन बेचकर, जायदाद बेचकर, सब कुछ कैसे भी करके यहां पर उसने अपना पैसा चुकाया। तो यहां पर गलती किसकी थी? यहां पर जिसने पैसा चुकाया एक तरह से अपना सब कुछ बेचकर, उसको तो गलत लगेगा ना कि आखिरकार जिस बंदे की क्षमता थी पैसा पेमेंट करने की, वो नहीं किया सही समय पर, और यहां पर अब वो सेटलमेंट कर रहा है, तो एक तरह से ये गलत हो रहा है सही लोगों के साथ, जो लोग सही टाइम पर पेमेंट करते हैं। तो इसी की वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का सिंपल अर्थ यह हुआ कि जो बोरोवर है वो एक प्रकार से ऑफर करता है बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। मतलब बैंक को कहता है कि मुझे 1 करोड़ देने थे, मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, मैं एक काम करता हूं आपको 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो भी एक सेटलमेंट होगा वो हम आपको 1 टाइम के लिए दे देते हैं। तो ये जो होता है ना बेसिकली उसको हम कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कहते हैं। और वैसे अगर आप देखोगे हमारे देश में पिछले 2 दशक में तो कई बार कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किए गए हैं, लेकिन पहले ज्यादातर जो कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होता था, ध्यान रखिएगा, वो
जो सही तरीके से डिफॉल्ट होता था उस केस में होता था। कहने का मतलब कि जो लोग जिन लोगों की क्षमता एक्चुअल में नहीं थी, जिनका बिजनेस डूब गया, जैसे आपको याद होगा कोविड के समय, कोविड में आपको याद होगा कि बिजनेस बंद हो गए थे, अब जिन्होंने लोन लिया था वो कहां से पेमेंट कर पाएंगे, तो वो उस चीज में समझ में आता है कि चलो यहां पर सेटलमेंट किया गया। और ये देश में कई बार हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोचो, अगर बैंक के पास जितना पैसा आना था, मान लो 1 करोड़ आना था और उसके पास सिर्फ आया कितना 40 लाख रुपए, तो ये बाकी का 60 लाख रुपए कहां से आएगा? वो तो बैंक का लॉस हुआ ना। और बैंक में पैसा किसका है? बैंक में तो पब्लिक का पैसा है। तो इसी की वजह से ये सही नहीं बोला जाता। अब आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने रिसेंटली एक सर्कुलर जारी किया 8 जून को, और उसमें यहां पर बैंकों को निर्देश दे दिया कि जिन भी विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर केस चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, जो भी कुछ हो, अगर आप उनके साथ सेटलमेंट करना चाहते हो तो ये सेटलमेंट आप कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक और चीज किया है सेंट्रल बैंक ने। यहां पर सेंट्रल बैंक ने बैंकों को एक और निर्देश दिया है कि अगर मान लो आज 20 जून है, मान लीजिए 20 जून 2023, आज अगर कोई बैंक सेटलमेंट करता है मान लो, ठीक है, तो उसके 1 साल के बाद वो बैंक वापस से उस विलफुल डिफॉल्टर को लोन दे सकता है। मतलब 12 महीने का, 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड भी रखा गया है कि 2023 आज अगर आपने सेटलमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किया, तो इसके 1 साल बाद मतलब 2024 21 जून 2024 को आप यहां पर जो पेमेंट है, जो लोन है, नया लोन है विलफुल डिफॉल्टर को, वो दे सकते हैं। तो इसी की वजह से आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जो हमारी इंटीग्रिटी है बैंकिंग सिस्टम की, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। यहां पर यह बोला जा रहा है, आप देख सकते हो, जो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, जिसके अंदर 6 लाख बैंक एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने यहां पर लेटर लिखा है, उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट जारी किया है और यह कहा है कि वी फर्मली बिलीव कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करने की वजह से जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। यहां पर उन्होंने यह भी कहा है कि इट इज वर्थ नोटिंग दैट द विलफुल डिफॉल्ट्स हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स। मतलब कि इससे बैंकों को बहुत लॉस होगा और ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। अगर हम इस तरह के लोन को कॉम्प्रोमाइज होने देंगे तो आरबीआई एक तरह से जो गलत काम कर रहा है उनको फेवर कर रही है, जो कि आरबीआई को नहीं करना चाहिए था। वैसे आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे देश में इस समय कितने विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। देखो, अभी अगर आप देखोगे दिसंबर 2022 तक का जो आंकड़ा है, जो अभी इंडियन एक्सप्रेस में आया था, उसके अंदर यह बताया गया है कि हमारे देश में विलफुल डिफॉल्ट के कैटेगरी में 16,044 बोरोवर्स हैं जिन्होंने 3.46 लाख करोड़ ये जो है आपका लोन लिया था बैंकों से। सोच के देखिए, 16,000 बोरोवर्स ऐसे हैं जो विलफुल डिफॉल्ट के कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आप नीरव मोदी, विजय माल्या, इनको भी शामिल कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी वही किया था कि इनके पास क्षमता थी पैसा लौटाने की, और यहां पर उन्होंने जो पैसा है वो गलत तरीके से डाइवर्ट किया। जिस चीज के लिए बैंकों से पैसा लिया था उसको वहां पर खर्च ना करके गलत तरीके से उसको डाइवर्ट किया है। तो ये लोग भी विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर अब बहुत सारे जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं वो बैंकों के पास जाकर सेटलमेंट करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो विलफुल डिफॉल्टर्स की टोटल है ना आपका, ये आप देख रहे हो 3.46 लाख करोड़, ये पिछले 2 साल में 41% इंक्रीज हुआ है। दिसंबर 2020 तक जो अमाउंट था विलफुल डिफॉल्ट में वो था 2.4 लाख करोड़, और ये बढ़कर अब हो गया है 3.46 लाख करोड़। मतलब 1 लाख करोड़ का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या आरबीआई यू टर्न ले रही है? जी हां, बिल्कुल। लेट मी टेल यू, सेंट्रल बैंक ने एक तरह से वर्चुअली जो एक यू टर्न लिया है अपने पॉलिसी के मुताबिक, क्योंकि मैं आपको बताता हूं 7 जून 2019 को आरबीआई ने जो कहा था कि इन इट्स प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, उसमें आरबीआई ने क्लियर कट कहा था कि विलफुल जो डिफॉल्ट होता है वो इनएलिजिबल होगा रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। मतलब कि उनके लोन को रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा। जिसने भी गलत काम किया है उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये जो सडन चेंज दिखाया है, सेंट्रल बैंक ने जो यू टर्न लिया है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा शॉक लगा है पूरे बैंकिंग सेक्टर को, और जो एम्प्लॉयज हैं उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इसको लेकर, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा मूव है, लेट मी टेल यू, इसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो सकती है आगे आने वाले समय में। अब देखना होगा कि क्या आरबीआई इसको वापस लेती है, नहीं लेती है, ये समय बताएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग, इन 4 ऑप्शन
ऑप्शन में से विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ मेंबर कंट्रीज? कौन सॉल्व करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।